दूसरा सवाल है, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की नियुक्ति जांच में क्या अवैध पाई गई है? यदि हां, तो यह स्पष्ट करें कि क्या दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 के प्रावधान संख्या 118 के तहत आरसीएस कार्यालय ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई? क्या एमडी की नियुक्ति अवैध पाई जाने के बाद बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की गई? क्या आरसीएस ने नाबार्ड से नया मैनेजिंग डायरेक्टर भेजने के लिए कोई अनुरोध भेजा है? क्या फर्जी पाई गई मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी और अन्य सुविधाओं को तत्काल समाप्त करने के लिए आरसीएस कार्यालय ने कोई कदम उठाया है? कृपया क्रमवार ब्यौरा दें। इसका जवाब भी वही है, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि इसी मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर दाखिल की गई पूर्व में एक आरटीआई का जवाब देते हुए आरसीएस कार्यालय ने खुद 18 फरवरी 2022 को सूचना के अधिकार के तहत बताया था कि अनीता रावत की नियुक्ति करने से पहले दिल्ली सरकार से जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर पर कार्रवाई क्या हुई, ये सवाल आरटीआई के दायरे से कैसे बाहर हो गया? अब तो ये जन सूचना अधिकारी ही जाने कि वो किसे बचाना चाह रहे हैं, पर शायद इस हड़बड़ी में वो ये देखना भूल गए कि आवेदक ने आरटीआई एप्लीकेशन के साथ सभी संबंधित दस्तावेज भी दे रखे हैं। जी दोस्तों, मैं जो खुलासा कर रहा हूं वो संबंधित दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि आवेदक ने आरटीआई आवेदन के साथ संलग्न किए थे। बावजूद इसके आरसीएस दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन करते हुए वही पुराना राग अलाप रहा है, और केजरीवाल जी कहते हैं कि उनकी ईमानदार सरकार में छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर आरसीएस इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहा। इसके लिए आपको थोड़ा इस कोऑपरेटिव बैंक में एमडी की नियुक्ति कैसे होती है उसकी भी एबीसीडी समझनी होगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि असल में मामला है क्या। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस बैंक में अनीता रावत, जो कि इसी बैंक की एम्प्लॉई है, उसे अप्रैल 2016 में मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एमडी नियुक्त कर दिया, परंतु इसके लिए जरूरी पूर्व अनुमति दिल्ली सरकार से नहीं ली गई। इससे पूर्व इस बैंक के 3 एमडी लगातार नाबार्ड से प्रतिनियुक्ति पर आते रहे हैं, जिनकी नियुक्ति को दिल्ली सरकार अपनी मुहर लगाती है, परंतु अनीता रावत के मामले में इस नियम का पालन ही नहीं किया गया, जिसकी जांच के संदर्भ में एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी हुई है, ऐसा इसी आरसीएस डिपार्टमेंट ने पिछली आरटीआई के जवाब में 18 फरवरी 2022 को इसी आवेदक को बताया था। परंतु इसी आरसीएस कार्यालय की मेहरबानी से जिस फर्जी एमडी अनीता रावत को जेल में होना चाहिए था, वो पिछले 6 सालों से आज भी इस कोऑपरेटिव बैंक की फर्जी एमडी बनी बैठी है। अब जाहिर सी बात है, आरसीएस कार्यालय आरटीआई के जवाब में अपनी गलती कैसे मान ले, तो सीधा सा जवाब दे दिया कि सवाल ही आरटीआई के दायरे में नहीं आता। दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अभी बने रहिए। आज के इस एपिसोड में ऐसे कई और सनसनीखेज खुलासे होने बाकी हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के मामले में हुई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी और डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की अनुशंसा की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। इसका जवाब है, तथ्यान्वेषी रिपोर्ट और सतर्कता निदेशालय की अनुशंसा की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इन रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन हैं। दोस्तों, जबकि सच्चाई यह है कि आरसीएस कार्यालय ने इससे पूर्व में भी मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद सीआईसी के आदेश के तहत 18 फरवरी 2022 को स्वयं ही फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बात उजागर की थी। उसी रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि के लिए आरसीएस का मामला विचाराधीन होने की बात कहना अधूरा यानी भ्रामक जवाब है,
क्योंकि आरसीएस कार्यालय महीनों पहले तथाकथित विचाराधीन मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट तक दाखिल कर चुका है। मजेदार बात तो यह है कि इसी जन सूचना अधिकारी ने अदालत में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दाखिल की है, यानी जानकारी उपलब्ध होते हुए जानबूझकर भ्रामक जवाब दिया है। अब बात कर लीजिए कि आरसीएस इस सवाल का सीधा जवाब दे क्यों नहीं रहा। इसके लिए भी आपको थोड़ा इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की कहानी को समझना होगा। मेरे हाथ में ये 4 जनवरी 2022 का दिल्ली विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों से जुड़ा एक दस्तावेज है। इसे मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर स्क्रॉल कर देता हूं। यह प्रश्न विधानसभा सदस्य अब्दुल रहमान की तरफ से उठाया गया था, जिसका आरसीएस दिल्ली के हवाले से तत्कालीन सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जवाब दिया था। अब इस बात का स्पष्टीकरण भी जन सूचना अधिकारी और मौजूदा असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैंकिंग श्रीमान सुरिंदर नारंग ही दे सकते हैं कि जो रिपोर्ट आरसीएस कार्यालय जनवरी 2022 में विधानसभा के पटल पर सार्वजनिक कर चुका है, उस रिपोर्ट को अदालत में विचाराधीन बताना क्या भ्रामक जवाब नहीं है? इस रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार आरटीआई के जवाब में देने से कतरा रही है? यदि आपके मन में भी यह सवाल है तो आपको कलंक कथा के सीजन 1 का 35वां एपिसोड देखना होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक का वर्ष 2014 का चुनाव किस तारीख को संपन्न हुआ था? क्या यह सत्य है कि चेयरमैन विजेंदर सिंह को साल 2014 का चुनाव अप्रैल में समाप्त होने के बाद जून 2014 में नैफेड के रिकवरी आदेश से क्लीन चिट मिली थी? यदि हाँ, तो यह स्पष्ट करे कि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 की किस धारा अथवा किस प्रावधान के मुताबिक रिकवरी के आरोपी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। इसका जवाब दिया गया है, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। आरसीएस कार्यालय इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहता, ये तो आप सवाल सुनकर ही समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो मैं सारांश बता देता हूं। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधन के चुनाव में साल 2014 में बड़े स्तर पर धांधली हुई। पहला चुनाव होना था अगस्त में, मगर समय के पहले कराया गया अप्रैल में। इसमें चुनाव जीतकर चेयरमैन बनने वाला शख्स था नांगलोई का पूर्व कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विजेंदर सिंह, जिस पर नैफेड के एक घोटाले में शामिल होने का आरोप था और उसके खिलाफ 16 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस भी जारी था। यह मामला उस वक्त की मीडिया में भी आया था। फिर भी चोर दरवाजे से नांगलोई का यह पूर्व कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विजेंदर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ बैंक की बोर्ड पर फिर से काबिज हो जाता है, जबकि रिकवरी का आरोपी नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता। इसके बाद अप्रैल 2016 में इसी विजेंदर सिंह के नेतृत्व वाली बोर्ड ने अनीता रावत को फर्जी तरीके से एमडी बना दिया, जिसकी बात हमने अभी ऊपर के सवालों में की थी। इस बात को दिल्ली सरकार भी कई मौकों पर कबूल चुकी है। फिर भी आरटीआई का झूठा जवाब देना दिल्ली सरकार के अधिकारियों की आदतन समस्या है। अब दोस्तों आखिरी पांचवा सवाल है कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर नाबार्ड से प्रतिनियुक्ति पर आता है और दिल्ली सरकार के आरसीएस कार्यालय के माध्यम से एमडी की नियुक्ति को मंजूरी दी जाती है? यदि हाँ, तो कृपया आरएस दहिया, हर्ष बनवाला और राजीव चौधरी की प्रतिनियुक्ति और दिल्ली सरकार से मिली मंजूरी के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। इसका भी जवाब वही है, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार सूचना की परिभाषा के अंतर्गत ही नहीं आती है। दोस्तों, आरसीएस कार्यालय इस 5वें सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहता,
ये हमें भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सवाल नाबार्ड की तरफ से आरसीएस को जवाब देने के लिए फॉरवर्ड किया गया था। जाहिर सी बात है, आरसीएस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए और घोटालेबाजों को बचाने के लिए आधे अधूरे और भ्रामक जवाब देता है। फिर भी यदि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को लगता है कि उनकी सरकार के विभागों में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर इस रावण अहंकार का राम ही भला करेंगे। अब आखिर में आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले ऐसे ब्लफ मास्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सवाल आरटीआई के दायरे में आता है। धन्यवाद।